और अब खबर सलमान खान से जुड़ी हुई। आने वाली फिल्म काला हिरण का पोस्टर जारी होने के बाद विवाद बढ़ गया इस पूरे मामले में। सलमान खान ने फिल्म के निर्माताओं को लीगल नोटिस जारी किया है। दरअसल 30 मई को जारी पोस्टर में सलमान खान जैसे दिखने वाले कैरेक्टर को बंदूक से निशाना लगाते हुए दिखाया गया है। तो उसके बाद इस पोस्टर के जारी होने के बाद सलमान खान ने फिल्म निर्माताओं को लीगल नोटिस भेजा है। और ये दो तस्वीरें, पहला वो पोस्टर जिस पर विवाद है और दूसरा उस लीगल नोटिस की तस्वीर जो सलमान खान की तरफ से इस फिल्म के निर्माताओं को भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या है ये पूरा विवाद, किस तरह का लीगल नोटिस और क्या कुछ कहा गया है इसमें? देखिए 10 पॉइंट का ये लीगल नोटिस सर्व किया गया है, जिसमें सबसे पहले तो फिल्म के शीर्षक पर ही आपत्ति दर्ज कराई गई है। उसके अलावा रिलीज किए गए पोस्टर में जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है सलमान खान के एक कैरेक्टर को इनडायरेक्टली, उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो फिल्म के शीर्षक पर, उस पोस्टर पर और उसके अलावा बात करें तो जिस कहानी को फॉलो करने की कोशिश इस फिल्म प्रोडक्शन के जरिए की गई है, उसके बारे में कहा गया है कि चूंकि मामला कोर्ट में अभी सब जुडिस है तो इस विषय के ऊपर बात करना, इसके ऊपर फिल्म बनाना, इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई गई है। और यहाँ तक कि नोटिस के जवाब में ये भी कहा गया है कि इस फिल्म को तुरंत बंद कर देना चाहिए, इस फिल्म को बनाने से वो बचे, नहीं तो इसके आगे जो है वो एक्शन जो है वो इसमें कानूनी एक्शन जो है इस पूरे विषय में लिया जाएगा। इस तरीके की बात इसमें कही गई है। और साथ ही साथ फिल्म के निर्माताओं से ये भी कहा गया है कि वो माफी मांगे, अपनी ओर से सलमान खान से माफी मांगे कि उन्होंने इस विषय पर, इस शीर्षक के साथ और इस पोस्टर के साथ इस फिल्म को बनाने की बात जो की है उसके बारे में। वहीं निर्माताओं का कहना है कि फिल्म का निर्माण कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे और उससे पहले लीगल नोटिस के जवाब देने की बजाय उनका कहना है कि कोर्ट में इस मामले को देखा जाएगा। तो फिलहाल ये पूरा मामला अब उलझता नजर आ रहा है, दोनों तरफ से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और फिलहाल सलमान खान की तरफ से फिल्म निर्माताओं को पहला पोस्टर जारी होने के बाद लीगल नोटिस भेज दिया गया। बहुत शुक्रिया अभिजीत इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद से ही सीबीएसई सवालों के घेरे में। कल सीबीएसई का रीवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन पोर्टल लाइव होना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण वेबसाइट पूरे दिन अंडर मेंटेनेंस रही। आज जब सीबीएसई का रीवैल्यूएशन पोर्टल खुला तब भी छात्रों की परेशानी दूर नहीं हुई। ये रिपोर्ट देखिए। सीबीएसई बोर्ड 12वीं के छात्रों ने रिजल्ट के बाद मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की शिकायत की। जब कुछ छात्रों की आंसर शीट सामने आई तो पता चला कि किसी के नंबर कम है तो किसी की हैंडराइटिंग में खेल हो गया है। 19 मई से रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन बार बार वेबसाइट क्रैश होने के कारण तारीख बढ़ाकर 25 कर दी गई। फिर सर्वर डाउन, पेमेंट फेल होने की दिक्कतें आईं। शिकायतों के बाद पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया बंद हो गई। 1 जून से रीवैल्यूएशन पोर्टल खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन 1 जून को सुबह 10 बजे से छात्र रीवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन पोर्टल के रिफ्रेश बटन को दबाते रह गए और स्क्रीन पर अंडर मेंटेनेंस दिखता रहा। फिर 1 जून की बजाय 2 जून की सुबह 4:42 पर पोर्टल खुला, लेकिन 5 घंटे बाद फिर पोर्टल खुलने में समस्याएं आने लगी। कई छात्र शिकायत करने लगे कि पोर्टल पूरी तरह से नहीं खुल रहा। जवाब में सीबीएसई ने छात्रों से कहा कि अगर किसी को पोर्टल खोलने में कोई परेशानी हो रही है तो मैसेज करें, उनकी परेशानी दूर की जाएगी। मतलब ये कि लाखों छात्रों की परीक्षा लेने वाला सीबीएसई एक बार फिर फेल हो गया। सीबीएसई बोर्ड 12वीं के 17 लाख बच्चे सिस्टम की लापरवाही झेलने को मजबूर हैं और ओएसएम यानी ऑल स्क्रीनिंग मार्किंग सिस्टम आधी अधूरी तैयारी का एक नया उदाहरण बन गया है। इस साल सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में लगभग 98 लाख आंसर शीट को ओएसएम सिस्टम के तहत जांचा गया था। छात्रों की आंसर शीट को कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया गया। इस काम में लगभग 70,000 एग्जामिनर्स शामिल थे। ओएसएम सिस्टम में इतनी खामियां थी कि 26 मई तक करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने आंसर शीट्स की रीचेकिंग की डिमांड की, यानी वो कॉपी दोबारा से चेक करवाना चाहते थे। अब विवाद बढ़ता देख शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई के डिजिटल आंसर शीट इवैल्यूएशन सिस्टम मामले को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है। मंत्रालय कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की रिकॉर्ड की भी जांच कर रहा है।
तो क्या सीबीएसई का पोर्टल खुलने में कोई दिक्कत है? हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने सीबीएसई पोर्टल का लाइव टेस्ट किया है। नतीजा क्या रहा वो चौंकाने वाला है, आपको दिखाते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिर सीबीएसई का रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल खुल तो गया सुबह से, लेकिन अब जब लॉगिन कर रहे हैं स्टूडेंट्स तब तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त आपको वो पोर्टल ही शो करूंगी और आप पोर्टल देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। और स्टूडेंट हैं जिनको अपना जो है वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, उनको ये देखिए सब डाल रहे हैं, लेकिन इनको आगे जो है लॉगिन हो गया है। उसके आगे की प्रोसेस देखिए, इनको कैप्चा डालना है और कैप्चा के बाद देखिए फेल्ड आया। तो इस तरह की हम फिर से कोशिश करेंगे, एक बार फिर से करते हैं कि क्या अब सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए अब फिर से डाल रहे हैं कैप्चा और फिर से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज़ चेक योर डिटेल्स। तो इस तरह की हालात हैं। सीबीएसई अभी तक जो है पोर्टल को ठीक से नहीं चला पाया। आप देख सकते हैं साफ साफ ये पोर्टल है और इसी पर लॉगिन हो गया था। लॉगिन हम इसको हटा दें, लॉगिन दिखाएंगे। देखिए लॉगिन हो गया था और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि लॉगिन ये सारी डिटेल जो है वो कंप्लीट करने के बाद इनको आगे फीस जो है वो जमा करनी है। तो आप देख सकते हैं सारी डिटेल इन्होंने अपना रोल नंबर डाला, डिटेल डाला, मदर का नेम और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर और ये सब कुछ डाला। लेकिन नीचे यहाँ पर जब कैप्चा इन्होंने फिल किया और उसके बाद फेल्ड हो गया। आपने अभी कितनी देर से आप इसको ट्राई कर रहे हैं और कब से नहीं हो रहा है? लगभग पिछले 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ मैं, पर ये नहीं हो पा रहा है। मैंने 2 बार बोर्ड पे ट्राई किया है और 3-4 बार अपने फ़ोन में भी ट्राई किया, पर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कई बार ट्राई किया बट नहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा, पहले तो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ लॉगिन तो हो जा रहा है, लेकिन आगे प्रॉब्लम आ रही है जब इससे नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तब। हाँ, ऐसा हो रहा है क्योंकि पता नहीं सीबीएसई को दोबारा से क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। इतने मुश्किल से पहले आंसर शीट्स नहीं मिल रही थी, आंसर शीट मिली तो उसके बाद आंसर शीट को रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए डेट को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज 2 जून हो चुका है और पहले 29 मई था, पर अभी तक जो है अभी भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है। और अब बात शहर शहर रफ्तार के कहर की। उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर यूपी के मुरादाबाद, बुलंदशहर और राजस्थान के झुंझुनू तक बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। कहीं ट्रैक्टर दीवार तोड़कर घर में दाखिल हो गया तो कहीं थार ने कोहरा मचा दिया। देखिए रिपोर्ट। ये हरिद्वार के शांतिकुंज इलाके की तस्वीर है। राजस्थान के नागौर से बस सवार श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार आया था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई। हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस हवा में उछल गई। रेस्क्यू की यह तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी की है, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान जारी है। यूपी के मुरादाबाद में बेकाबू थार ने सड़क किनारे चल रही एक लड़की को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। ये तस्वीरें मुरादाबाद के काशीपुर तिराहा इलाके की एकता विहार की है। सड़क किनारे यह लड़की आराम से कहीं जा रही थी, तभी पीछे से थार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार और खतरनाक थी कि लड़की हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरी। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थार के ड्राइवर की तलाश की जा रही है। अब इस तस्वीर को देखिए। बुलंदशहर के खुर्जा में अचानक इस तेज रफ्तार ट्रक से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और सड़क किनारे मकान में टक्कर मार दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय घर में 17 लोग सो रहे थे। गनीमत रही कि सभी बाल बाल बच गए, लेकिन घर के बाहर खड़ी 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के झुंझुनू में ईंटों से भरा डंपर बेकाबू होकर घर की दीवार पर पलट गया। हादसे से ठीक पहले यह महिला घर के बाहर चली गई थी। अगर थोड़ी देर होती तो उनकी जान भी जा सकती थी।
और बड़ी खबर, कर्नाटक पर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हो रही है। राहुल गांधी खड़गे की बैठक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी मौजूद हैं। बैठक में वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद है। माना यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल में होने वाले चेहरों के लिहाज से, शपथ लेने वाले चेहरों के लिहाज से यह बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुमार विक्रांत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार दोनों नेता दिल्ली में बने हुए हैं। यह बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कुछ डिस्कशन होना है और क्या कोई रार तकरार अब भी बाकी रह गई है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में? देखिए, दोनों नेताओं के बीच होड़ है कि उनके ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमुखता दी जाए, चाहे वो मंत्रिमंडल में जगह देने की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष नया बनना है उसकी बात हो, या उप मुख्यमंत्री 2 बनने हैं उसकी बात हो। और दूसरी अहम बात यह है कि सिद्धारमैया को राज्यसभा का ऑफर किया गया है, हालांकि वो मना कर चुके थे, तो दोबारा उनको ऑफर किया जा रहा है कि आप राज्यसभा ले लीजिए। और सिद्धारमैया चूंकि अड़े हुए हैं, वो कर्नाटक की राजनीति नहीं छोड़ना चाहते, तो ऐसे में सूत्रों का कहना है कि सिद्धारमैया को ऑफर किया जा सकता है कि सरकार और संगठन में समन्वय के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया जाए, जिससे कि सिद्धारमैया को उसका चेयरमैन बना दिया जाए और वो कर्नाटक की राजनीति में भी बने रहें और वो राज्यसभा ले लें। तो ये सारी विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है। इसके बाद माना जा रहा है कि आज शाम ये नेता दिल्ली से कर्नाटक लौट जाएंगे और उसके बाद कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा डीके शिव कुमार का। जी बिल्कुल, तो शपथ ग्रहण समारोह पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। दोनों नेताओं में तकरार बनी हुई है और इसको खत्म करने के लिए दिल्ली में ये बहुत अहम बैठक, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद है। बहुत शुक्रिया विक्रांत इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात सीएम योगी के बयान की। कुशीनगर में सीएम योगी का बयान, हमने माफिया मच्छर को खत्म किया। मच्छर बीमारी लाता है और माफिया बेरोजगारी। पहले यूपी में जंगल पार्टी का राज था, हमने दोनों को खत्म किया। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है, तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। और कुशीनगर में सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। फाजिल नगर का नाम अब पावागढ़ होगा। एक और जगह का नाम बदला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुशीनगर की एक तहसील फाजिल नगर एक विधानसभा है जिसका नाम अब बदलकर पावागढ़ करने का ऐलान किया है अपने कुशीनगर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिल नगर के नाम पर। विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं, आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। आपकी जो मांग होती है, फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 3 वारदात हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदमाशों ने 12 साल के एक बच्चे को गोली मार दी, तो लाडोसराय में एक बिल्डर के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दिल्ली में बदमाशों का आतंक, सरेआम फायरिंग से सनसनी। क्या बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं है? बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और आराम से फरार भी हो जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली में बदमाशों के बुलंद हौसले की गवाही दे रही हैं। पिछले 36 घंटे में 3 बड़ी वारदात। इलाका 1 न्यू उस्मानपुर। देखिए, गली में कुछ लड़के जमा हैं। एक लड़का बीच में खड़ा है,
उसे बदमाश सड़क किनारे ले जाकर चाकू मार देते हैं और फरार हो गए। इस चाकूबाजी की वारदात में 17 साल के अभिषेक की मौत हो गई। मेरे भाई के लड़के का वहाँ पे चाकुओं से कुछ लोगों ने मार के फेंक दिया है। मैं नोएडा से यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझे यहाँ पता लगा, एक वीडियो भी मिला है जो मैं आपको शेयर करूँगा। उसमें 8 से 10 लड़के, पहले 2 लड़के आके यहाँ से उसे बुला के लेके जाते हैं। 8 से 10 लड़के पहले से वहाँ पे मौजूद थे। 2 लड़के खड़े हैं जिनका नाम, एक का विवेक है, एक का नीतीश बताया जा रहा है। उनमें उनको ये लड़का अच्छे से पहचानता है, हमारा उनके घर भी देखे हुए हैं। उनमें से 4-5 लड़कों को ये पहचानता है। वो चाकू उनको दे के जाते हैं, आपस में उनमें धक्का मुक्की होती है पहले, उसके बाद सीधा चाकुओं से उसे मार दिया जाता है। पहले कोई लड़ाई हुई थी इन लोगों से? ये अब से करीब 7-8 महीने पहले इसकी मौसी के साथ कुछ वारदात हुई थी। इन बच्चों की आपस में बहसबाजी हुई, जिसमें इसी गली के, जिस गली में ये रहते हैं, आगे एक मकान है, दिलीप नाम का लड़का है, उसके पिता का नाम राजीव है। इन लोगों ने आके यहाँ पे चाकू मारे। उसके बाद एक FIR हुई। FIR होने के बाद ये लोग जेल गए, तीनों बाप बेटे। जेल से आने के बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। न्यू उस्मानपुर इलाके में एक और चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें 26 साल के ललित नाम के युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उधर न्यू उस्मानपुर के चौथा पुश्ता इलाके में 3 बदमाशों ने एक घर के बाहर फायरिंग की। उसी वक्त ट्यूशन पढ़कर एक 12 वर्ष का बच्चा घर लौट रहा था। अचानक फायरिंग के बीच वो कुछ समझ पाता, तभी एक गोली बच्चे के पैर में जा लगी। और बड़ी खबर, अमृतसर में 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। स्कूल पर फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप है और फीस के लिए प्रिंसिपल पर टॉर्चर करने का छात्रा ने आरोप लगाया है। शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने जांच कर ली है, जांच शुरू कर दी है और मरने से पहले छात्रा ने बाकायदा एक वीडियो भी इस पूरे मामले में बनाया था। तो ये पूरी खबर हैरान करने वाली है, जहां पर एक स्कूल की प्रिंसिपल पर छात्रा के द्वारा फीस ना जमा करने को लेकर टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया है और जिसके बाद अमृतसर में इस 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी है और स्कूल पर फीस के लिए दबाव बनाने का और टॉर्चर करने का आरोप इस 12वीं की छात्रा ने लगाया है और बाकायदा मरने से पहले एक वीडियो भी इस छात्रा ने शूट किया है, जो कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। छात्रा के इस वीडियो और इस सुसाइड की घटना के बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले में आरोपी प्रिंसिपल और स्कूल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। और मौत से पहले छात्रा ने अस्पताल में वीडियो बनवाया है। क्या कुछ कहा है मरने से पहले, वो बयान आपको सुनाते हैं। 11 मई को स्कूल वाले ने मुझे अलग रूम से बुलाया था, तो बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया। नाले 11 मई को मैंने सारे क्लास के ग्रुप से भी कर दिया। और देखिए, लखनऊ में इधर महिला की मौत से सवाल उठे हैं। मायका पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। पति समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दहेज के लिए उत्पीड़न कार मांगने का आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई है। तो लखनऊ से खबर आ रही है, लखनऊ में महिला की मौत को लेकर सवाल उठे हैं। दहेज का आरोप लगाया गया। मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पति समेत कई लोगों पर केस दर्ज। इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई है। और अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में मानसी के परिजनों और पुलिस का क्या कुछ कहना है। मेरी भतीजी को दहेज उत्पीड़न के लिए टॉर्चर किया जाता था, उसका उत्पीड़न किया जाता था, उसकी मानसिक उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसके निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। योगी सरकार से मेरा यह आग्रह है, निवेदन है कि इस मासूम बच्चे के खातिर इन सभी दोषियों पे फांसी की सजा सुनाई जाए। जब हम लोग गए वहाँ की मिली भगत से भतीजी का मेरी 100 पोस्टमार्टम हाउस पहुँचा दिया गया, जबकि हम लोग मौके पे नहीं थे। कानपुर निवासी सुनील वर्मा द्वारा सादतगंज थाने में एक तहरीर दी गई कि उनकी भतीजी की शादी सागर राजपूत नाम के लड़के से हुई थी और 30/5 को उनकी भतीजी की हत्या कर दी गई।
यह भी बताया गया कि ससुराली जन दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करते थे, कार की डिमांड करते थे। सूचना के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर लिया गया और पोस्टमार्टम से हैंगिंग की पुष्टि हुई है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय हैं, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और अब बात बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। राबड़ी देवी के घर पर सम्राट चौधरी का बयान, बिना नाम लिए राबड़ी पर बोला हमला, कुछ लोगों को अपने घर की चिंता, मैं कभी सरकारी घर में नहीं रहा, ये सम्राट चौधरी ने कहा। मां बेटा सबको अलग घर चाहिए, सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं, लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। तो बिना नाम लिए ही सम्राट चौधरी ने तंज कसा है राबड़ी देवी पर। बंगला खाली कराने को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। राबड़ी देवी ने इसके पहले बयान दिया था कि अगर सरकार को बंगला खाली कराना है तो पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करे। अब सम्राट चौधरी ने भी इस पर बयान दिया है, कुछ लोगों को अपने घर की चिंता, मां को अलग घर, बेटे को अलग घर चाहिए, मैं कभी सरकारी घर में नहीं रहा।